सभी मेरे प्यारे दोस्तों को नमस्कार। उत्तराखंड की तैयारी करने वाले साथी, यूपी पीजीटी की तैयारी करने वाले साथी और साथ ही साथ सभी पीजीटी एग्जाम्स जो ऑल ओवर इंडिया में पीजीटी एग्जाम्स हो रहे हैं, यानी कि अगर मैं बात कर रहा हूं तो यहाँ पर यूपी पीजीटी की बात कर रहा हूं। साथ ही साथ आपको बताने की कोशिश करूंगा कि अब आपके सामने एक एग्जामिनेशन और है जिसका नाम है यूके पीजीटी, यानी उत्तराखंड पीजीटी है जो पीएससी कराता है। तो यहाँ पर मैं यूके पीजीटी लिखे दे रहा हूँ। इसी के बाद एक एग्जाम बीपीएससी का भी लगा हुआ है। तो ये सभी एग्जामिनेशन और डी ट्रिपल एस बी का एग्जामिनेशन भी इसी के साथ लगा हुआ है। तो मैं सभी साथियों से कहूँगा कि अगर आप बेस्ट प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो एक कंसेप्ट ये जरूर बना लीजिए कि हम क्विक रिवीजन करेंगे, यानी कि वन शॉट आपको रिवीजन करने में बहुत बड़ी मदद करता है। तो यहाँ पर हम आपका स्वागत और अभिनंदन करेंगे इस अपने एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के ऐप पर, और यहाँ आपको जरूर बताएंगे कि आखिरकार हमें इन चीज़ों पर विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए। कौन कौन से फार्मूले, सॉलिड स्टेट के कौन कौन सी चीज़ें हमें लगातार याद रखनी पड़ेंगी अपने इस क्लास के लिए। तो स्वागत और अभिनंदन के साथ हम लोग शुरुआत कर लेते हैं कि सॉलिड स्टेट में सबसे पहले तो हमें सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन जरूर पढ़ लेना चाहिए। तो मैं तो कहूँगा कि आप सॉलिड का क्लासिफिकेशन मस्ती के साथ में नोट कर लीजिएगा, एनसीईआरटीज़ के लिए बेस्ट रहेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि सॉलिड का क्लासिफिकेशन हमें पढ़ना चाहिए, कि सॉलिड का क्या पढ़ना चाहिए, क्लासिफिकेशन पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर मैं हेडिंग तो दूंगा लेकिन आपको स्वयं इस क्लासिफिकेशन को डिफाइन करना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन आप पढ़ेंगे इसमें सॉलिड्स जो है वो जनरली आपने देखे होंगे दो कैटेगरीज में आते हैं। सबसे पहले तो आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा कि सॉलिड्स जो होते हैं वो एक होते हैं आपके एमॉर्फस और एक होते हैं क्रिस्टलाइन, ठीक है ना। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड की अगर मैं बात कर लेता हूं, यहाँ पर क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात कर लेता हूं, तो क्रिस्टलाइन जो सॉलिड होते हैं इनमें खास बात ये होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड में कि इनके शार्प मेल्टिंग पॉइंट होते हैं और ये एन आइसोट्रॉपी शो करते हैं। क्या शो करते हैं? एन आइसोट्रॉपी। यहाँ पर मेन दो पॉइंट हैं जो पीजीटी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो उसी पॉइंट को मैं इंडिकेट करते हुए यहाँ पर लिख देता हूँ। रेगुलर ज्योमेट्री होती है इनकी, रेगुलर ज्योमेट्री की बात कर रहा हूं तो रेगुलर ज्योमेट्री नोट कर लीजिए। दूसरा पॉइंट हो गया शार्प मेल्टिंग पॉइंट, तो यहां पर मैं शार्प मेल्टिंग पॉइंट की बात कर लेता हूं। और तीसरा पॉइंट जो है वो एन आइसोट्रॉपी वाला हो गया, एन आइसोट्रॉपी। तो ये तीन पॉइंट इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए। इसी के साथ मैं बात ये करूंगा कि अगर आपके पास में दूसरा क्लासिफिकेशन दिया जाएगा तो क्या दिया जाएगा कि भाई ये एमॉर्फस सॉलिड भी होते हैं। तो ये एमॉर्फस सॉलिड क्या होते हैं इस बात की भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। एमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं इसका जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टी शो करते हैं। जैसे अब ये इरेगुलर ज्योमेट्री शो करेंगे, रेगुलर तो ज्योमेट्री हो गई ही इन्हें, या हम कहें कि नो डेफिनेट अरेंजमेंट कहें तो ज़्यादा नो लगाना ज़्यादा बेटर है। नो डेफिनेट अरेंजमेंट, यहाँ डेफिनेट, नो डेफिनेट अरेंजमेंट लिख देता हूँ, नो डेफिनेट अरेंजमेंट लिख देता हूँ। उसके बाद ये शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होंगे तो नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट, इन वेरिएशन होगा, कभी कभी कुछ और कभी कुछ और, नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट की बात करूंगा। और तीसरा यहाँ पर ये आइसोट्रॉपी शो करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ में मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन पॉइंट्स को आप जरूर याद कर लीजिए और ये आपके एग्जामिनेशन में बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे, बहुत ज़्यादा काम आएंगे। तो साथियों बिल्कुल मौका नहीं गवाइए और हमारे इस क्लास को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहीं पर अगर मैं बात कर लेता हूं कि जो सॉलिड्स होते हैं इसमें यूनिट सेल भी पढ़ी जाती है। तो एक यूनिट सेल और क्रिस्टल लैटिस की बात आती है। तो यहाँ पर मैं क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल, क्रिस्टल लैटिस की बात करूंगा और साथ ही साथ बात करूंगा यूनिट सेल की। तो यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ आपका क्रिस्टल लैटिस हो गया, क्रिस्टल लैटिस हो गया और साथ ही साथ हो गया आपका यूनिट सेल। तो यहाँ जानकारी ले लीजिए कि क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल में आखिरकार क्या डिफरेंस चलता है। तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि अगर मैं यहाँ पर ये बॉक्स ले लेता हूँ और इस बॉक्स के अंदर डिवीजन कर देता हूँ तो डिवीजन में आप नोट कर पाएंगे कि अगर मैंने इस तरीके से डिवीजन किया
मान लेते हैं मैंने ये डिवीज़न किया, तो इस डिवीज़न में आप नोट करेंगे कि यहाँ पर जो मैं स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस तरीके से मैं डिवीज़न कर रहा हूँ, तो इसका हर बॉक्स आपको एक यूनिट सेल की तरह दिखाई देगा। तो यहाँ पर ये बॉक्स आपका क्या है, ये बॉक्स आपका यूनिट सेल है, और यूनिट सेल के रिपीटिशन से जो बन रहा है वो आपका क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस, यानी कि जो पूरा डायग्राम जो अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये स्पेस लैटिस का है। और इसी के साथ में ये आपका क्या हो गया, यूनिट सेल। एक बॉक्स अगर मैं यूनिट सेल को बाहर निकाल के दिखाने की कोशिश करूं तो 3D डायग्राम में आपको ये चीज यहाँ पर दिखाई देगी, इस तरीके से दिखाई देगी, बहुत ही अच्छे तरीके से आप पढ़ पाएंगे। अब ये यूनिट सेल कितने तरीके की होती हैं इस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि एक होती है सिंपल यूनिट सेल, एक होती है आपकी सिंपल यूनिट सेल होती है, सिंपल यूनिट सेल हो गई, ठीक है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं, चलिए पूरी लिख लेते हैं, क्यूब वाली हमें पढ़नी ही है। तो यहाँ पर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हो गई, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हो गई, ठीक है। एक बात ये ध्यान दीजिए, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होगा, अगर हम लोग एटम्स की बात करें तो एटम्स एक्चुअल में यहाँ पर कॉर्नर पर होंगे। एटम्स कहाँ पर होंगे, कॉर्नर पर होंगे। तो यहाँ पर मैं एटम्स की बात करूं तो ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर पर होंगे, और 1/8 पार्ट होगा, 8 प्लेसेस पर होगा, तो इसका मतलब ओवरऑल वॉल्यूम निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग बी की बात करते हैं तो यहाँ पर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल हो जाती है। बीसीसी की बात कर लेते हैं तो बीसीसी में ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हो गई और ये आपकी बीसीसी हो गई, ठीक है। बीसीसी में क्या होगा, एटम्स कहाँ पर होंगे, कॉर्नर पर तो होंगे ही होंगे, और साथ में हो जाएंगे आपकी कहाँ पर, एक बॉडी में हो जाएंगे। तो यहाँ कॉर्नर पर डाल दीजिए एटम्स, और कॉर्नर पर डालने के बाद एक एटम आप कहाँ डालिए, बॉडी में डालिए। तो अब इसका मतलब कॉर्नर पर भी है, तो 1/8 इंटू 8 तो है ही, और साथ में एक एटम हो गया, तो ओवरऑल आपके 2 एटम बॉडी सेंटर्ड में निकल आते हैं। तो इस तरीके से आप रिवीजन के लिए मस्ती के साथ में पढ़ते रहिए हमारे साथ, और हम आपको बताते रहेंगे कि क्या क्या पढ़ना है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल जब चलती है तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में एटम्स जो होते हैं वो कॉर्नर पर तो होते ही होते हैं, लेकिन फेसेस पर भी होते हैं। तो यहाँ पर मैं फेस सेंटर्ड का डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन भी आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसे नोट करिए। ये यहाँ पर एटम्स आपको दिख रहे हैं, कहाँ पर, कॉर्नर पर दिख रहे हैं। ये कॉर्नर पर एटम हो गए, सभी एटम मैंने कॉर्नर पर बना दिए। इसी तरीके से फेसेस पर भी एटम मैं बना दे रहा हूँ। ये फेस पर एटम है, ये भी फेस पर है, ये पीछे वाली फेस पर, ये आगे वाली फेस पर, ये नीचे साइड में, और ये नीचे। तो टोटल अगर फेस पर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ एटम्स है वो 1/8, मतलब कॉर्नर पर देखो तो 1/8 इंटू 8 हो गया। फेसेस पर तो आधा ही होता है, 6 फेसेस होती है, तो टोटल आपका आ जाएगा 1 + 3 मीन्स टोटल आपका 4 एटम्स यहाँ पर आ जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज की ये वीडियो, तो मैं तो कहता हूँ बिल्कुल स्किप में ही करिए, एक तरफ से देखते चलिए। ये आपकी बॉडी सेंटर्ड हो गई, बॉडी सेंटर्ड डायग्राम थोड़ा ठीक कर देता हूँ, ये बॉडी सेंटर्ड हो गई, और ये इसी तरीके से ये आपकी सिंपल हो गई। तो ये सब चीज़ें अगर हमारे साथ आप बने रहेंगे तो वन शॉट वीडियो आपको लगातार मिलती रहेंगे, और वन शॉट वीडियो में आप पूरा इंटरेस्ट लेंगे और पूरी ही तरीके से कमेंट भी करेंगे, तो मुझे भी अच्छा लगे। तो फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, ये सब चीज़ें, इस पर भी क्वेश्चंस आते रहे हैं, तो ये चीज़ ध्यान देने वाली है। और फेस डायगोनल कैसे निकालते हैं, स्टार बना करके फार्मूला लिख रहा हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि फेस डायगोनल के लिए आप अब दूसरी किताबों की तलाश आपको नहीं करनी पड़ेगी। मैं पेन थोड़ा सा नहीं, चलिए ठीक है, पेन इतना ही रखते हैं, यानी यहाँ पर लिख देता हूँ फेस डायगोनल कैसे निकालते हैं। फेस डायगोनल कैसे निकालेंगे, तो फेस डायगोनल इज इक्वल टू हो जाता है √2 इंटू एज लेंथ हो जाता है, यहाँ पर एज लेंथ हो जाता है, फिर √2 इंटू एज लेंथ हो जाएगा, ठीक है। जो क्यूब की एज लेंथ है उसी की बात हो रही है, बात ध्यान दी। एज लेंथ ऑफ क्यूब मैं यहाँ पर लिख दूं तो मुझे लगता है क्लियरिफाई हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ बॉडी डायगोनल की, तो यहाँ पर बॉडी डायगोनल कैसे निकालेंगे, तो बॉडी डायगोनल की अगर मैं बात करूं तो √3 इंटू एज लेंथ हो जाएगी,
लेंथ। अब यहाँ पर भी वही बात आएगी, तो इसलिए यहाँ पर आप अंडरस्टूड है। इन दोनों फार्मूलों को तो आप बिल्कुल बॉक्स में बंद कर लीजिए। पीजीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इनको गंवाना नहीं है, खोना नहीं है किसी भी कीमत पर। इन फार्मूलों को जरूर पढ़ लीजिए भैया। मेरे ऊपर ये ना कहना कि सर आपने बताया, तो मैं तो कहूँगा इन फार्मूलों को बिल्कुल कंसेप्ट बना करके चलिए, कंसेप्ट बना करके चलिए और इनको जरूर पढ़िएगा, ठीक है। फेस डायगोनल और बॉडी डायगोनल के लिए फार्मूला जरूर पढ़ना है। इसी के बाद आपने अगर क्रिस्टल सिस्टम सुने होंगे तो जरूर सुना होगा कि भैया सिस्टम कितने होते हैं, 7 टाइप के होते हैं। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं क्रिस्टल सिस्टम जो होते हैं वो क्रिस्टल सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, क्रिस्टल सिस्टम जो होते हैं वो आपके 7 टाइप्स के होते हैं, 7 टाइप्स। अब ये 7 टाइप्स के जो क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, मैं तो आपको सलाह दूंगा कि आप एनसीईआरटी इसके लिए जरूर फॉलो करिए, और एनसीईआरटी से बेस्ट इसके लिए कोई भी किताब नहीं है। तो यहाँ पर तो मैं एनसीईआरटी लिखे ही दे रहा हूँ, एनसीईआरटी लिखे दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको बताऊंगा कि आप इसको जरूर याद करिए कौन कौन से हैं। देखो, सबसे पहले तो आप जान लिए कि सबसे पहला कौन सा है। सबसे पहला आपका क्यूबिक आ जाता है, क्यूबिक आ जाता है। नंबर 2 पर जो है वो आपका टेट्रागोनल आ जाता है, तो यहाँ पर टेट्रागोनल रखिए, टेट्रागोनल। और नंबर 3 पर आ जाता है ऑर्थोरोम्बिक आ जाता है, ऑर्थोरोम्बिक आ जाता है, ऑर्थोरोम्बिक आ जाता है। CTORHMT। फिर आपका डी पार्ट आ जाता है, डी पार्ट आ जाता है CTOR। मतलब अब यहाँ पर आर का मतलब क्या हो जाता है, समझ रहे, रोम्बोहिड्रल हो जाता है, ठीक है। CTORHMT बोलते हैं ना, CTORHMT। तो यहाँ पर रोम्बोहिड्रल बोलते हैं, रोम्बोहिड्रल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका रोम्बोहिड्रल हो गया CTORH। अब हेक्सागोनल आ गया, हेक्सागोनल आ गया, हेक्सागोनल आ गया, हेक्सागोनल CTORHMT, RHM। मोनोक्लिनिक आ गया, मोनोक्लिनिक आ गया, और उसके बाद T ट्राई क्लिनिक आ गया। तो ABCDEFG, यानी कि यहाँ पर मैं ट्राई क्लिनिक लिखे दे रहा हूँ। तो इस तरीके से आपको याद करना है। तो अगर आपसे कोई कहे कि भाई क्यूबिक हो गया, उसके बाद टेट्रागोनल हो गया, ऑर्थोरोम्बिक हो गया, रोम्बोहिड्रल हो गया, ठीक है। रोम्बोहिड्रल को अगर आप नोट कर पाओगे तो ट्राइगोनल भी बोलते हैं, ट्राइगोनल भी बोलते हैं। उसके बाद आपका ये सब हो गया। तो यहाँ पर मैंने आपको हमेशा फार्मूला भी बताया कि याद कर लो, C, यहाँ पर T, यहाँ पर O, यहाँ पर R, यहाँ पर H, यहाँ पर M और यहाँ पर T। तो CTORHMT याद कर लीजिए, बहुत सिंपल मेथड है, इस मेथड से आप याद कर सकते हो। बाकी आपको अगर यहाँ पर लेंथ याद करनी तो A = B = C सब पर लिख दो। मतलब एज लेंथ में A = B = C, A = B = C सब में लिख दीजिए, सब में लिखिए, सब में लिख डालिए A = B = C। अब आप सोच रहे होगे यार सब में तो बराबर होता ही नहीं है, तो सब में मैं भी नहीं कह रहा हूँ कि बराबर होता है। सबसे पहला काम आपको ये करना है, पहला ऐसा ही रखना है, दूसरे में एक कट कर देना है, तीसरे में आपको दोनों कट कर देना है। ध्यान दीजिएगा, पहले में आपको एक कट कर, पहले में नॉर्मल रखना है, फिर दूसरे में आपको क्या करना है, एक कट करना है, ठीक है। फिर तीसरे में आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको तीसरे ABCD हो गया। अब इसमें आपको C वाले में यानी कि ऑर्थोरोम्बिक में जब आप चलोगे तो ऑर्थोरोम्बिक में दोनों कट कर देने। इसके बाद जब आप रोम्बोहिड्रल में चलोगे तो रोम्बोहिड्रल में जो है फिर एक बराबर हो जाएगा, फिर आप फिर एक कट कर दोगे, फिर दोनों कट कर दोगे, और लास्ट वाला जो है वो ट्राई क्लिनिक की जब बात आएगी तो यहाँ पर भी फिर आप दोनों ही कट कर दोगे। इस तरीके से आप ये भी चीज़ याद कर सकते हो, बहुत सिंपल तरीके हैं, इसको भी आप अपने नोट्स में बढ़ाइएगा, ठीक है। वन शॉट वीडियो में हम आपको जितना इंपॉर्टेंट दे सकते हैं दे रहे हैं, लेकिन ये बात ध्यान दीजिएगा कि कॉमन जो क्रिस्टल होता है इसमें जो स्पेस यानी कि पैकिंग एफिशिएंसी का फार्मूला भी पता रहना चाहिए, लेकिन उससे पहले आपको रिलेशनशिप जरूर पता रहे। तो यहाँ पर हेडिंग बना देते हैं रिलेशनशिप, रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड डिस्टेंस नियरेस्ट नेबर्स, है ना। रिलेशंस बिटवीन नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स कर दो, नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स की अगर मैं बात करता हूं,
ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज की ये वीडियो। तो मैं तो कहूँगा भैया मौका नहीं गंवाना है और आपको बिल्कुल हमारे साथ ही ये गाना गाना है। तो अब चले आइए, देखिए डिस्टेंस की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर सबसे ऊपर मैं यहाँ पर सिंपल लिख लेता हूँ, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। यहाँ पर मैं आपकी बॉडी सेंटर्ड बीसीसी लिख लेता हूँ और यहाँ पर मैं फेस सेंटर्ड लिख लेता हूँ, ठीक है। एंड रेडियस वाला भी यहीं पर मैं लिख दूंगा, एंड रेडियस। तो मुझे लगता है कि दोनों बातें एक ही कॉलम में आ जाएंगी। बहुत ही जबरदस्त वीडियो। यहाँ पर d इज इक्वल टू ए हो जाएगा, मतलब डिस्टेंस ए मान लेते हैं। यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो √3/2 हो जाती है, √3/2 हो जाएगी, ठीक है। ए बाहर है रूट के, ध्यान दीजिएगा। यहाँ डिस्टेंस जो है वो आपकी a/√2 हो जाएगी। √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो 8, तो आपका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर √2/2 भी हो सकता है, वो दोनों तरीके से लिखा जाता है। रिलेशन बिटवीन द एटॉमिक रेडियस की अगर मैं बात करूँ, रेडियम लिख दिया मैंने, रेडियस लिख देता हूँ यहाँ पर, रेडियस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर रेडियस जब चलेंगे तो r इज इक्वल टू क्या होगा, आधा हो जाएगा तो a/2 हो जाएगा। ये भी रेडियस क्या निकालो, यहीं पर इसलिए लिख रहा हूँ कि यहाँ बाई ए लिख दो, सब में नीचे 2 से डिवाइड कर दो। यहाँ पर रेडियस क्या होगा, a/2√2। तो बहुत ही जबरदस्त फार्मूले आपको जरूर याद करना चाहिए। मैं तो कहूँगा गवाना नहीं है इन फार्मूलों को। पीजीटी पर बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन इस पर रहता है। यहाँ पर नोट कर लो कि पीजीटी एग्जाम में इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा। तो ऐसी वीडियो के लिए जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। उत्तराखंड के सभी साथी बिल्कुल मौका ना गंवाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से अगर पैकिंग इफिशियंसी निकालते हैं तो पैकिंग इफिशियंसी क्या होता है, परसेंटेज ऑफ द स्पेस, परसेंटेज ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय परसेंटेज ऑफ स्पेस, परसेंटेज ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय एटम्स, ऑक्युपाइड बाय एटम्स इन अ क्रिस्टल लैटिस। किसी भी क्रिस्टल लैटिस में, किसी भी क्रिस्टल लैटिस में जो स्पेस को ऑक्युपाई, कितना परसेंट स्पेस ऑक्युपाई कर लिया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इसका फार्मूला भी अगर मैं बात करूं तो पैकिंग इफिशियंसी इज इक्वल टू हो जाता है जेड, ठीक है, जेड। अब आपका यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा कि अगर हम लोग पैकिंग इफिशियंसी निकालते हैं किसी भी एटम की, तो पैकिंग इफिशियंसी का मतलब सिंपल से जेड नंबर ऑफ एटम्स हो गया। यहाँ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3πr³ अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जाएगा नीचे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो गया, a³ होता है, और इनटू परसेंटेज है तो 100 से मल्टीप्लाई करके आप कैलकुलेशन कर सकते हो। तो इसके लिए पैकिंग इफिशियंसी जो आती है, पैकिंग इफिशियंसी जो आती है सिंपल में, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होती है, एक सिंपल में आती है, एक बॉडी सेंटर्ड में आती है और एक आपकी फेस सेंटर्ड में आती है। तो मैंने भी आपको कई बार बताया कि सिंपल में जो एरिया ऑक्युपाई होता है वो लगभग 60, आपका इसमें कितना होता है सिंपल के अंदर 54% के आसपास मान लीजिए, 53 पॉइंट समथिंग, 54% मान लेते हैं। इसमें 68% हो जाता है और इसमें होता है लगभग 74% के आसपास रहता है। अब इसमें एम्प्टी स्पेस कितना बचेगा, तो मैं एम्प्टी स्पेस घटाते चले जाइए तो 100 माइनस 54 घटाइए तो 10 में से यानी कि 26 बचा, 26 बचा। देख लेते हैं, 5 5 2 7, तो 1 8 80 हुआ। स्पेस ऑक्युपाइड में 36% आ जाएगा, ये तो फिर 36% आ जाएगा स्पेस, इसमें एम्प्टी स्पेस आ जाएगा 36% आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ही ध्यान दीजिए कि इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये चीज़ हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, ध्यान रखनी। 54%, 68% और यहाँ पर 74%। तो एक बार आप इस बात का ध्यान दीजिए कि अगर हम लोग यहाँ पर एम्प्टी स्पेस निकालें, फिर 100 में से माइनस करिए, 100 माइनस ये आपका 68 हो गया, तो ये आपका 2 बचा, तो यहाँ पर 32% बचना चाहिए, 32% स्पेस आएगा। और यहाँ पर अगर हम 100 माइनस 74 कर लेते हैं तो यहाँ पर आपका 26% स्पेस एम्प्टी चला जाता है। तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग का भी यही अरेंजमेंट आता है। तो यहाँ पर अगर सीसीपी की बात आती तो वो भी यही परसेंटेज आएगी, और ये सबसे ज़्यादा परसेंटेज मानी जाती है।
इम्पॉर्टेंट वीडियो, और इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ में आपको जरूर बताऊंगा कि एग्जामिनेशन ओरिएंटेड वीडियो भी ये आप मानिए। इसमें कहीं भी आपको जरा भी दो राय लगे तो आप तुरंत हमारे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो, और व्हाट्सएप करने के बाद आप चीज़ों का सॉल्यूशन भी पा सकते हो। सॉल्यूशन के लिए भी हम इसका उपचार कर रहे हैं, और सॉल्यूशन आपको बेस्ट सॉल्यूशन का एक ऑप्शन भी आपको देंगे कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का भी हम कुछ न कुछ प्रबंध करने जा रहे हैं, कि अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो फिर उसको आप हमें भेजिए और हम आपको उसे वीडियो के फॉर्म में आंसर्स भेजेंगे। बहुत ही बेस्ट स्टडीज 24 आवर्स के अंदर आपके पास वो आंसर वीडियो के फॉर्म में पहुंच जाएगा। और अगर वीडियो के फॉर्म में पहुंचेगा तो सबसे बड़ा बेनिफिट आपका मालूम क्या होगा? कि सबसे बड़ा बेनिफिट होगा कि आप उस को अपने दिमाग में रोक पाएंगे, कंठस्थ कर पाएंगे, और लंबे समय तक उसको अपने दिमाग में रख करके इस बात को भी प्रूफ कर पाएंगे कि तैयारी हमारी भरपूर है। ठीक है ना, भरपूर है। तो यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करूंगा कि इन फार्मूलों को बॉक्स में बंद कर लीजिए और ज़बरदस्त तरीके से याद कर लीजिए। ठीक है, याद कर लीजिए। यहाँ पर आप इनको नोट डाउन भी कर सकते हो कि ये 54, 68 और कुछ किताबों में भैया ये 52 पॉइंट समथिंग, तो 53% मान के चलिए। ऐसा भी दिया हुआ है जैसे 52.4% है, कुछ लोग 52 ही % बोल देते हैं। तो मैं चलो अच्छा आपकी बात को किताब से कन्फर्म एनसीईआरटी 52.3 ही समथिंग बोलती है, तो मैं 52.4% बोल दूंगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा वेरिएशन फिर आ जाएगा। 52% का एक अंदाजा लेकर के आप यहाँ पर भी घटा दीजिएगा। चलिए 52 मान लेते हैं। एनसीईआरटी जो कहती है वो 52.4% ही बताएगी, सिंपल का। इस बात का आप ध्यान दीजिए। बॉडी सेंटर्ड वो भी 68 बताती है, यहाँ पर 73 पॉइंट समथिंग बताती है। तो अब आप इसको घटा करके चेक कर लीजिए कि भाई एम्प्टी स्पेस इसमें कितना आएगा। तो एम्प्टी स्पेस अब आप निकाल करके बता दीजिएगा, अपने घटा लीजिएगा। घटा पाएंगे ना? चलिए ठीक है, ये तो सब मैं मजाक कर रहा हूँ। खैर कोई बात नहीं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि एक डेंसिटी का फार्मूला भी है, कि डेंसिटी आखिरकार डेंसिटी का फार्मूला हमें याद करना, रो याद कर लेना चाहिए। Z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए क्यूब इंटू एन ए। ये फार्मूला भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर एन ए एवोगैड्रो नंबर है, ए जो है एज लेंथ को माना गया है। इस तरीके से इस फार्मूले को भी ध्यान दीजिएगा। और साथ ही साथ एक फार्मूला जो मैं आपको हमेशा राय दूंगा और ये भी बताऊंगा कि आपको वो याद रखना चाहिए, ये याद रखना चाहिए। देखिए रेडियस रेशियो जो होता है, अगर मैं रेडियस रेशियो की बात करता हूं तो रेडियस रेशियो जरूर पूछा जाता है, टेट्राहेड्रल में पूछा जाता है, और अधिकतर रिलेशन जो आता है वो टेट्राहेड्रल वाइड का ही आता है। तो यहाँ पर रेडियस रेशियो, यहाँ पर मैं लिख देता हूं रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड एंड एटम्स। तो इन दोनों में जो रिलेशन है वो रिलेशन क्या आना चाहिए, तो डायरेक्ट आप रिलेशन मैं कहता हूं कि याद कर लो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। R अपॉन आर, स्मॉल आर टेट्राहेड्रल वाइड का रेडियस है, स्मॉल r इज इक्वल टू जो आता है वो 0.225 आता है। ये फार्मूला भी अक्सर पीजीटी एग्जाम में पूछा गया है। अगर ऑक्टाहेड्रल वाइड की बात करोगे कि सर ऑक्टाहेड्रल वाइड का कितना आएगा, तो वो रेडियस फार्मूला तो इधर रहता है, लेकिन 0.414 यानी कि 414 आता है, ये 225 आता है। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप दोनों याद करो। यहाँ पर रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड एंड एटम्स की मैं बात करूं, एटम्स की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर क्या होगा, ठीक है ना। तो यहाँ की मैं बात करता हूँ, यहाँ पर R अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू 0.414 ये हो जाता है। और यहाँ पर मैं आपसे ये भी कहूँगा कि इन फार्मूलों को आप बहुत अच्छे ढंग से याद कर लीजिए, और ये एग्जामिनेशन में बहुत ही मदद करेंगे आपकी, थोड़ी बहुत मदद नहीं करेंगे, इन पर बेस क्वेश्चन आ जाता है। और एक रेडियस रेशियो में ये भी चलिएगा, ये क्वेश्चन भी वेरिएशन भी बहुत आता है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। जैसे रेडियस रेशियो R पॉजिटिव कैटायन और आयन का, R पॉजिटिव R नेगेटिव किसका कितना है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, ये सब पीजीटीज में क्वेश्चन आया। कोऑर्डिनेशन नंबर
नंबर पर क्वेश्चन पीजीटी एग्जाम्स में जरूर आया है, तो भैया मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि खटाखट इनको याद कर लो। मैं कैसे याद कराता हूँ, उल्टा याद कराता हूँ। 1 से लेकर चलिए तो यहाँ पर चाहे सीधा कर लो, कोई 0.73 यानी कि 0.732 कर दीजिए, ठीक है। फिर यहीं से शुरुआत करिए, 0.732 से लेकर के चलिए 0.414 तक चले जाइए, फिर 0.414 से चलिए, फिर अपना वही 0.225 पर चले जाइए, और 0.225 से चलिए और आप 0.1 कितना रहता है, 155 रहता है, ठीक है, इतना रखिए। और इनमें कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही, डिक्रीजिंग ऑर्डर में 8 हो गया, फिर आपका 6 हो गया, फिर आपका 4 हो गया, फिर 3 हो गया, ठीक है। स्ट्रक्चर की मैं अगर बात करूंगा तो अगर 8 आएगा तो क्यूबिक आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर 6 है तो फिर ऑक्टा हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल चला जाएगा, 4 है तो टेट्रा हो जाएगा, और 3 है तो फिर आपका ट्रायंगुलर या ट्रायगोनल, जो भी आप बोलना चाहो, ट्राइएंगुलर या ट्रायगोनल हो जाएगा। तो इस तरीके के फार्मूले भी आपको नहीं छोड़ने हैं और बिल्कुल याद कर लेने, 100% याद कर लेने हैं, ठीक है। तो ये तरीका जरूर अपनाइएगा, चाहे उल्टा याद करो या सीधा याद आपको जरूर करना है, ठीक है। अगर 8 वाले का एग्जाम्पल याद करना चाहते तो मैं तो कहूँ एक एग्जाम्पल डाल लो दिमाग में, सीजियम क्लोराइड। और अगर 6 वाला जानना चाहते तो NaCl, बड़ा फेमस एग्जाम्पल है। उसके बाद टेट्रा में ZNS डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ पर B2O3 डाल दीजिए। तो ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं, ये एग्जाम्पल्स भी अक्सर आपको पूछने में मिले होंगे। पेपर अगर आप प्रीवियस ईयर का देखे हुए हैं तो 100% आपको यहाँ से क्वेश्चन भी मिलने का चांस है, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर वाली बात भी हो चुकी, जिंक यहाँ पर 4 आ रहा है, ZNS में 4, इसीलिए मैंने वो एग्जाम्पल ही लिए जो अधिकतर एग्जाम में आते हैं। इसके साथ नोट करिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, कौन कौन से, जैसे कि हम लोग CaF2 की अगर बात करते हैं तो CaF2 को जो है वो कैल्शियम फ्लोराइड बोलते हैं, और ये FCC या CCP स्ट्रक्चर बोला जाता है, FCC या फिर CCP स्ट्रक्चर इसको हम लोग काउंट करते हैं। एक बात ये ध्यान दीजिएगा, इसमें कैल्शियम डाई पॉजिटिव का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो आपका 8 आता है, और जबकि फ्लोराइड आयन का नंबर दुगना आधा हो जाएगा, तो यानी फ्लोराइड आयन का नंबर यहाँ पर आधा का मतलब हुआ कि 4 हो जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा। इसी के साथ अगर मैं Na2O की बात करता हूँ, इसे हम लोग एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, तो यहाँ पर मैं एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर बोलता हूं, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर मैं बोलूंगा। और एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करता हूं तो एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेशन नंबर Na का जो कोऑर्डिनेशन नंबर आता है वो आपका 4 आता है, ठीक है। और ऑक्सीजन डाई नेगेटिव का जो कोऑर्डिनेशन नंबर आता है वो 8 आता है। तो ये इंपॉर्टेंट लगा मुझे, इसलिए मैंने आपको एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर इसे समझाने की कोशिश की है, और आप इसको याद भी रखिएगा, याद भी रखिएगा, बहुत ही जरूरी है, ठीक है। ये बात ध्यान देना, यानी कि अगर FCC CCP को क्लोज पैक स्ट्रक्चर में देखें तो कोऑर्डिनेशन नंबर 12 आता है, ये बात ध्यान देना। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आपसे पूछा जाए तो FCC या CCP का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 आता है, इसको स्टार बना करके नोट कर लीजिए। यानी FCC एंड CCP दोनों में, FCC एंड CCP आर क्लोज पैक्ड, यहाँ लिख दें आर क्लोज्ड पैक्ड अरेंजमेंट कर देते हैं, ठीक है ना। क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट कर देता हूं, और इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर मैं बात करता हूं तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 12 आता है, और 74% स्पेसेस में ऑक्यूपाई हो जाता है। यहाँ पर यहाँ लिख देता हूँ 74% स्पेसेस ऑक्यूपाइड, वो मैं पीछे ही आपको बता चुका हूँ, 74% स्पेसेस में ऑक्यूपाई हो जाता है, ये बात ध्यान दीजिए। और जो HCP होता है उसमें भी 3 तरीके के होते हैं, तो वो आपको ध्यान देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बहुत बड़ी बात नहीं बताऊंगा, तो इनको आप अपने दिमाग में फीड करके, टेट्राहेड्रल वाइड का रेशियो भी बता दिया, ऑक्टाहेड्रल का भी बता दिया मैंने यहाँ पर, और नंबर ऑफ वाइड का हाँ फार्मूला रह गया है। तो नंबर ऑफ वाइड्स की अगर मैं बात करता हूँ तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड जो निकालते हैं वो नंबर ऑफ एटम्स के बराबर रहता है, नंबर ऑफ एटम्स के। और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड की जगह टेट्राहेड्रल वाइड आ जाए तो 2 इंटू नंबर ऑफ एटम्स के बराबर हो जाता है ना। जबरदस्त फार्मूला, तो इस फार्मूले को भी आप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे बच्चों, तो आप ध्यान दीजिए, इस फार्मूले को आप बिल्कुल अपने दिमाग में फीड कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है साथियों। ऐसी वीडियोस लगातार अपने साथ बने रखने के लिए हमें जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन के फार्मूले को क्या बोलते हैं, रेडियस रेशियो बोलते हैं। ऐसी चीजें जरूर जानिए।
है। देखिए अगर हम लोग डिफेक्ट की बात करते हैं तो डिफेक्ट भी आपको जरूर एनसीईआरटी से पढ़ लेने चाहिए। डिफेक्ट्स की अगर मैं बात करता हूं तो डिफेक्ट्स के लिए मैं आपको सपोर्ट करूंगा कि आप एनसीईआरटी जरूर फॉलो करें, यानी उत्तराखंड के जितने भी साथी हैं अगर वो तैयारी कर रहे हैं तो वो एनसीईआरटी को जरूर फॉलो करें। और यूपी पीजीटी के साथी भी और DSSB के साथी भी एनसीईआरटी इज द बेस्ट बुक फॉर द पीजीटी एग्जाम्स टू मेक योर बेसिक्स क्लियर। ये बात आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़रूरी है आपको ये चीज़ें याद रखना, क्योंकि इन सब चीज़ों से बेस जब क्लियर हो जाता है तो हर एग्जाम आपके लिए इजी बन जाता है। देखो डिफेक्ट का मतलब तो सिंपल सी बात है, कमी हो ही जाती है, यानी कि एनी डेविएशन फ्रॉम द प्रॉपर अरेंजमेंट। इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका शॉर्ट की डिफेक्ट जरूर पूछा जाता है, शॉर्ट की डिफेक्ट पूछा जाता है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा कि भाई शॉर्ट की डिफेक्ट को आप याद रखिए, शॉर्ट की डिफेक्ट याद रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफेक्ट माना जाता है। यहाँ पर इक्वल नंबर ऑफ कैटायन आयन गायब हो जाते हैं, तो यहाँ पर मिसिंग ऑफ इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस जो होते हैं वो मिस कर जाते हैं। कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग हो जाते हैं, तो इस बात का यहाँ पर ध्यान दीजिए। और इसी तरीके से यहाँ पर डेंसिटी जो है वो डाउन हो जाती है, डेंसिटी डिक्रीज कर जाती है। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट भी आप चाहो तो लिख दो कि डेंसिटी क्या हो जाती है, डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी, डेंसिटी जो है वो डिक्रीजेज हो जाएगी। तो यहाँ पर डेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहता है, ठीक है, मेंटेन रहता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। तो इस तरीके की आप जो है लगातार जानकारियां अपने पास रखिए, क्योंकि ये जानकारियां बहुत ही इंपॉर्टेंट है शॉर्ट की और फ्रैंकल डिफेक्ट के लिए। तो शॉर्ट की डिफेक्ट हो गया, अब हम लोग बात कर लेते हैं इसी तरीके से फ्रैंकल डिफेक्ट पर चले आते हैं। फ्रैंकल डिफेक्ट में खास बात क्या होती है, मैं यहाँ पर लिखे देता हूँ, फ्रैंकल डिफेक्ट लिखे देता हूं। अब ये फ्रैंकल डिफेक्ट की अगर मैं बात कर रहा हूं भैया, तो फ्रैंकल डिफेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मिसिंग ऑफ मेनली कैटायन फ्रॉम इट्स लैटिस पॉइंट, तो यहाँ पर जो मिस होता है, मिसिंग की डिसलोकेट होता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिसलोकेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह, डिसलोकेशन ऑफ मेनली कैटायन यहाँ से मेनली डिसलोकेट कर जाता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन रहेगी, डेंसिटी भी मेंटेन, डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो नो चेंज इन डेंसिटी, यहाँ पर लिख देता हूँ नो चेंज इन डेंसिटी हो जाता है। और दूसरी बात होती है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन्ड रहेगी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तो ये सब चीज़ें आपको मुझे लगता है मेंटेन्ड रहेगी, मेंटेन्ड कर देता हूँ, ठीक है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो ये फ्रैंकल डिफेक्ट, इसी तरीके से ये दोनों डिफेक्ट स्टाइक्योमेट्रिक है। स्टाइक्योमेट्रिक का मतलब जहाँ रेशियो ऑफ कैटायन यानी कि जो अबव डिफेक्ट हैं ये कैसे हैं, स्टोइक्योमेट्रिक है। भाई स्टोइक्योमेट्रिक कौन से होते हैं, स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट वो डिफेक्ट होते हैं स्टोइक्योमेट्रिक जहाँ पर रेशियो जो होता है कैटायन एनायन का इक्वल रहता है, वो स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट कहलाते हैं। जो अभी हमने ऊपर की तरफ पढ़े ये सब वही डिफेक्ट हैं। अब नॉन स्टाइक्योमेट्रिक में चलते हैं। तो नॉन स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट जो होते हैं, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक जो डिफेक्ट होते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनमें जो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट और मेटल एक्सेस डिफेक्ट, दो कैटेगरीज में आप इनको पढ़िएगा। तो यहाँ पर मेटल एक्सेस में पढ़िएगा। मेटल एक्सेस दो तरीके से हो सकता है, या तो मेटल डाल दिया जाए कैटायन या फिर एनायन निकाल दिया जाए, और दूसरा है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट की बात मैं करूंगा, तो ये बात आपको जरूर ध्यान देनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं पर एक एफ सेंटर को जरूर पढ़ लीजिएगा, एफ सेंटर
एफ सेंटर की बात करूं तो यहाँ पर एफ सेंटर मैं बात कर लेता हूं। एफ सेंटर को फॉर्बिंजर बोलते हैं या फिर आप कलर सेंटर भी बोल सकते हैं, कलर सेंटर भी बोल सकते हैं। इस पर भी क्वेश्चन आता है। जिंक ऑक्साइड जो होता है वो वाइट होता है। यहाँ पर याद रखना कि जिंक ऑक्साइड जो होता है अगर मैं हीट कर देता हूँ तो ये जिंक ऑक्साइड वाइट होता है और हीट करने पर Zn डाई पॉजिटिव आयन बनता है, प्लस यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ O2 निकल जाता है और ये आपका येलो कलर का हो जाता है। लेकिन वापस अगर आप इसे ठंडा करोगे तो फिर ये वाइट कलर का दिखाई दे रहा है। ये इलेक्ट्रॉन जो ट्रैप हो जाते हैं इनकी वजह से ऐसी कंडीशन पैदा होती है, ये बात भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से आपने और 2 चीज़ें और याद रखनी है कि अगर ये डिफेक्ट आप पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी में तो सलाह यही दूंगा कि एनसीईआरटी से ही पढ़िए और इसी में आप 2 टाइप के कंडक्टर सेमी कंडक्टर जरूर पढ़ लीजिएगा। सेमी कंडक्टर भी आप जरूर पढ़ लीजिएगा। सेमी कंडक्टर में आप एक एन टाइप और एक आपका पी टाइप सेमी कंडक्टर, यहाँ पर नेगेटिव टाइप हो गया, ये इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, ये पॉजिटिव होल की वजह से क्रिएट होता है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी पड़ेगी। और यहाँ पर एक टर्म आपने पढ़ा जरूर होगा, सुपर कंडक्टिविटी। जब रेजिस्टेंस 0 हो जाता है ना तो जो कंडक्टिंग पावर वही सुपर कंडक्टर। तो सुपर कंडक्टर का वर्ड भी आपको जरूर याद रखना है, सुपर कंडक्टर का वर्ड भी आपको जरूर याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसी के साथ में कुछ टर्म जो आपको बीएससी लेवल पर जाकर के टच करने पड़ेंगे या फिर एनसीईआरटी की कॉम्पिटेटिव कोई जो मैनुअल बुक हो, रेफरेंस बुक हो, उसको पढ़िएगा। जैसे कि नंबर 1 सेंटर ऑफ सिमेट्री का टर्म जरूर पढ़िएगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री जरूर पढ़ेंगे, सेंटर ऑफ सिमेट्री जरूर पढ़ेंगे, ध्यान दीजिए। उसके बाद नंबर 2 पर एक्सेस ऑफ सिमेट्री जरूर पढ़ेंगे, एक्सेस ऑफ सिमेट्री जरूर पढ़ेंगे, इस बात का भी ध्यान दीजिएगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री पढ़ेंगे, इसी तरीके से प्लेन ऑफ सिमेट्री भी पढ़िएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री जरूर पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, ठीक है। उसके बाद स्टेनो लॉ भी जरूर पढ़ेंगे, स्टेनोज लॉ भी जरूर पढ़ेंगे, स्टेनोज लॉ को भी जरूर पढ़िएगा, ठीक है। तो जिसे लॉ ऑफ सिमेट्री के नाम से भी जाना जाता है। एक ह्यूज लॉ भी है, वो भी आप पढ़िएगा, 5th वाला ह्यूज लॉ, HAUY' ह्यूज लॉ भी जरूर पढ़ लीजिएगा। एक्चुअली में ह्यूज लॉ कहता क्या है कि जो इंटरसेप्ट होते हैं फेसेस के, जो क्रिस्टल होता है उसके फेसेस को होते हैं, वो सुइटेबल क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस और ऐसे कह सकते हैं इंटरसेप्ट यूनिट प्लेन के बीच में रिलेशन या मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट करते हैं, इस बात का ध्यान दीजिएगा। इसी के साथ हम लोग बात कर लेते हैं आगे मिलर इंडेक्सेस की, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पर मिलर इंडेक्सेस पर भी क्वेश्चन 2021 में भी आया है, तो यहाँ पर मिलर इंडेक्सेस को भी आप रिप्रेजेंटेशन में जरूर पढ़िएगा। मिलर इंडेक्सेस बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। मिलर इंडेक्सेस को निकालने के लिए भाई हम लोग H निकालते हैं, K निकालते हैं और L निकालते हैं। तीनों को निकालने के लिए वही एक फार्मूला A अपॉन इंटरसेप्ट की जो एक्स एक्सेस पे हो जाता है, यहाँ पर इंटरसेप्ट जो होता है वो B मान लो, बाई एक्सेस पर मान लो, यहाँ पर आप C मान लीजिए और ये Z एक्सेस पर मान लीजिए। तो इससे जो हम लोगों का फार्मूला जो एक तैयार होकर के आता है वो फार्मूला तो आप जान ही गए होंगे, कि इंटरसेप्ट किसी का भी निकालना है तो यहाँ पर फार्मूला हो जाता है आपका सिंपल सा, ऊपर आप H रखते हो, भाई सिंपल सी जो वैल्यू है वो वैल्यू रूट में डालते हो ना, रूट में H² प्लस K² H² प्लस K² प्लस L², यही तो रखते हो, अपॉन यहाँ पर A के अपॉन में, फिर B के अपॉन में, फिर C के अपॉन में, इस तरीके से सबकी वैल्यूज आप डालते चले जाते हो, फार्मूले आपके तैयार होते चले जाते हैं। इस तरीके का फार्मूला भी याद रखिएगा, ठीक है। तो जैसे अगर सिंपल वे में मैं आपसे कहूँ कि एक्सेस पर आपको कहीं पर मिलर इंडेक्सेस का क्वेश्चन मिल जाता है तो वो अधिकतर प्लेन पूछते हैं कि वो प्लेन किस कंडीशंस में बनेंगे। यूपी पीजीटी में 2021 में ये फार्मूला आया था। इसी तरीके से बी पर भी निकाल दीजिएगा। तो बी पर जब निकालोगे तो यहाँ पर तो हो गया ए, नीचे आ जाएगा अंडर रूट में आपका आ जाएगा H² प्लस L² प्लस H² K² प्लस L² आ जाएगा, L² आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस फार्मूले से भी हम लोग बिल्कुल अच्छे ढंग से तैयारी कर सकते हैं। इस फार्मूले को जरूर ध्यान रखिएगा, इस पर लगातार क्वेश्चंस हर साल आए हुए हैं और पूछे गए हैं, तो मैं तो कहूँगा कि आप बिल्कुल अच्छे ढंग से तैयारी करिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो सकती है, क्योंकि एग्जामिनेशन का लेवल अब लगातार हाई होने लगा है। एग्जामिनेशन का लेवल हाई होने का मतलब हो रहा है कि एग्जामिनेशन का स्टैंडर्ड पेपर का थोड़ा सा ज़्यादा आने लगा है। अगर हम लोग प्लेन की बात कर लेते हैं तो प्लेन में भी मैं आपसे कहूँगा
कि अगर हम लोग ये बॉक्स ले लेते हैं, चलिए यहाँ पर ये मैं बॉक्स ले लेता हूँ, यहाँ पर ये मैं बॉक्स ले लेता हूँ, क्यूबिक बॉक्स लेता हूँ, ये मैंने क्यूबिक बॉक्स लिया। तो इस क्यूबिक बॉक्स में अगर आप कहेंगे कि सर इसमें हमें प्लेन थोड़ा सा बता दीजिए, तो मैं आपको बताऊंगा। इस वाले प्लेन को अगर आप देखना चाहते हो तो इसे जेड प्लेन लीजिए, इस वाले प्लेन को देखो तो वाई प्लेन ले लो, इस वाले प्लेन को देखो तो एक्स प्लेन ले लो। यहाँ पर अगर आप एक प्लेन कंसीडर कर रहे हैं तो बाकी प्लेन आपको छोड़ने पड़ेंगे, यानी कि 1 0 0 कंसीडर करना पड़ेगा। इसी तरीके से हम और भी प्लेन कंसीडर करेंगे, वो आपको बताएंगे। अब इसमें कौन सा प्लेन कंसीडर किया है वो मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूँ। ये वाला प्लेन हमने कंसीडर किया है। जब हमने ये वाला प्लेन लिया है तो मतलब हुआ कि हमने एक्स प्लेन कंसीडर किया, बाकी दोनों प्लेन हमने छोड़ दिए, तो इसलिए एक्स हमने लिया, वाई जेड दोनों जीरो पे जाने दिए, जीरो पर जाने दिए। अगर हम लोग एक्स और वाई लेते हैं तो इसका मतलब हुआ कि फिर हमें जेड जीरो करना पड़ेगा, एंड सो ऑन। इस तरीके के भी हमने क्वेश्चंस कराए हुए हैं, तो इसको ध्यान दीजिए। इसी के साथ ही साथ हम लोगों को एक इक्वेशन और क्रिस्टल, लिक्विड क्रिस्टल भी पढ़ना चाहिए। तो मैं यहाँ पर आपसे जरूर सलाह दूंगा कि लिक्विड क्रिस्टल पर भी आप थोड़ी सी नज़र डाल लीजिएगा। लिक्विड क्रिस्टल में आपको एक तो सीमेटिक क्रिस्टल जिसे सोप लाइक भी बोलते हैं, और दूसरे आपको थ्रेड लाइक क्रिस्टल भी जरूर पढ़ने चाहिए। यानी कि सबसे पहला मैं आपको यही सलाह दूंगा कि यहाँ पर सीमेटिक भी बोलते हैं, कुछ लोग सीमेटिक भी बोलते हैं, जो आप ठीक है पढ़िएगा। इसने सोप लाइक भी बोलते हैं, SOAP, सोप लाइक लिक्विड क्रिस्टल भी बोलते हैं। और इसी तरीके से आपका निमेटिक जो होता है ना, ये आपका निमेटिक हो गया, NEMATIC, निमेटिक क्रिस्टल हो गया। इन्हें थ्रेड लाइक भी बोलते हैं, तो ये नाम भी आप याद रखिएगा, थ्रेड लाइक क्रिस्टल और एंड सो ऑन, ये चीज भी याद रखिएगा, ठीक है। तो ये क्रिस्टल याद रखना, और लास्ट में आपको जरूर याद रखना है ब्रैग्स इक्वेशन। ब्रैग्स इक्वेशन आप नोट करिए, और 100% हर एग्जाम में लगभग आती है, जो है 2D इज इक्वल 2D साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, 2D साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। ये इक्वेशन भी बहुत एग्जामिनेशन में पूछी जाती है साथियों। तो मैं तो कहूँगा आप इतना याद करिए, बाकी आप NaCl के स्ट्रक्चर, FeO के रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, ये FeO नॉन स्टाइकियोमेट्रिक एंड सो ऑन, इस तरीके के क्वेश्चन भी थोड़े से तैयार जरूर कर लीजिए। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। हम लगातार आपको ऐसी वीडियोस देते रहेंगे, और अपनी प्रिपरेशन के लिए आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 94 73 70 27 11। इस नंबर पर आप अपना व्हाट्सएप भेज सकते हैं मैसेज, और हम आपको जरूर अच्छी सलाह दें। थैंक यू।